नमस्कार। आज हम बिक्री की दुनिया की एक बहुत ही अहम चीज पर बात करने वाले हैं। जी। नए ग्राहक ढूंढना, जिसे अंग्रेजी में प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। हाँ, प्रोस्पेक्टिंग। किसी भी बिक्री वाले काम में, और खासकर अगर जीवन बीमा जैसे काम की बात करें, तो ये शायद पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल सही कहा। इसके बिना तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ सकती। हाँ, तो आज हम यही समझेंगे कि ये है क्या, क्यों इतना जरूरी है, और इसे ठीक से मतलब असरदार तरीके से कैसे किया जाए। सोचिए, अगर हमें पता हो कि सही लोगों तक कैसे पहुंचना है, तो कितना फर्क पड़ सकता है। बहुत ज्यादा। सही दरवाजा खटखटाना जरूरी है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये भी देखेंगे कि अपनी कमाई के लक्ष्य के हिसाब से कैसे तैयारी करें, और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम नए लोगों से मिल सकते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये प्रोस्पेक्टिंग या नए ग्राहक ढूंढना आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक लगातार चलने वाला काम है, रुकने वाला नहीं। अच्छा। हाँ, आप इसमें ऐसे नए लोगों को खोजते रहते हैं जिनसे आप मिल सकें, और जैसे हम आज बात कर रहे हैं जीवन बीमा की, तो उनसे बीमा पर बात कर सकें। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों के नाम, पते, फोन नंबर वगैरह ढूंढना जो बीमा खरीदने लायक हों, मतलब योग्य हों, ताकि उनसे मिलने का टाइम मिल सके, अपॉइंटमेंट। बिल्कुल। और सिर्फ नाम ढूंढना ही नहीं, उनका रिकॉर्ड रखना, उन्हें ठीक से संभालना, ताकि सही वक्त पर उनसे बात कर सकें, ये सब इसमें शामिल है। अच्छा, तो मतलब ये कोई ऐसा काम नहीं है कि एक बार लिस्ट बना ली और बस हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सबसे जरूरी बात है समझने वाली। इस काम में अगर कामयाब होना है तो नए ग्राहक ढूंढना रोज का काम होना चाहिए। रोज का? हाँ, एक आदत। जैसे रोज सुबह उठते हैं वैसे ही। जब ये आदत बन जाती है ना, तो फिर कामयाबी की चिंता वो अपने आप कम हो जाती है। ये तो समझिए सफलता की नींव है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इसे लगातार करना है। पर सवाल ये उठता है कि कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, मतलब अंदाजा कैसे लगाएं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसका एक तरीका है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है। थोड़ा हिसाब किताब है इसमें, पर इससे तस्वीर काफी साफ हो जाती है। बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि कोई व्यक्ति साल में या महीने में या हफ्ते में कितनी कमाई करना चाहता है, अपना एक इनकम गोल। ठीक है, कमाई का लक्ष्य तय कर लिया। फिर उस कमाई को पाने के लिए कितना बीमा प्रीमियम इकट्ठा करना होगा, उसका हिसाब लगाना है। वो कैसे? मान लीजिए अंदाजन कमीशन अगर 33% के आसपास है, तो जितनी कमाई करनी है उससे करीब 3 गुना ज्यादा प्रीमियम लाना होगा। अच्छा, कमाई का 3 गुना प्रीमियम। ठीक है, इसके बाद समय की बात आती है। ये सोचना होगा कि इस काम के लिए रोज कितना समय दिया जा सकता है। मान लें हफ्ते में 5 दिन काम करना है, और साल में मान लीजिए 40 हफ्ते। ठीक। और ये भी मान लेते हैं कि एक ग्राहक से मिलने में, आने जाने, बातचीत में औसतन 1 घंटा लगता है। हाँ, और हर 10 मुलाकातों में से 1 बिक्री हो जाती है। ये सिर्फ उदाहरण के लिए आंकड़े हैं। हाँ, समझने के लिए। तो इस हिसाब से अगर कोई रोज 2 घंटे काम करे तो क्या होगा? अगर कोई रोज 2 घंटे देता है तो हफ्ते में कितने लोगों से मिल सकता है? करीब 10 लोगों से। हाँ, 5 दिन में 10 घंटे, मतलब 10 मुलाकातें। बिल्कुल। और साल के 40 हफ्तों में ये हो गए 400 लोग। 400 मुलाकातें। हाँ। और अगर 10 मुलाकात पर 1 बिक्री होती है, तो साल में कितनी बिक्री हुई? 400 को 10 से भाग दिया, 40 बिक्री। सही। तो साल में करीब 40 बिक्री की उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई रोज 4 घंटे काम करे, तो साल में 800 लोगों से मिलना और 80 बिक्री की उम्मीद हो सकती है। ये तो सीधा गणित है, मतलब जितनी मेहनत उतने अच्छे नतीजे। बिल्कुल, आपका प्रयास सीधे नतीजों से जुड़ा है। अच्छा, तो कमाई का लक्ष्य पता है, कितनी बिक्री करनी पड़ सकती है उसका भी अंदाजा लग गया। अब आगे क्या? अब आपको ये देखना है कि हर बिक्री से औसतन कितने प्रीमियम की उम्मीद रखनी चाहिए, ताकि कमाई के लक्ष्य तक पहुंच सकें। हाँ, एवरेज टिकट साइज जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे उदाहरण लेते हैं, अगर साल का लक्ष्य 6 लाख रुपए कमाना है, और आप रोज 2 घंटे काम करके साल में 40 बिक्री कर सकते हैं। हाँ, तो 6 लाख रुपए कमाने के लिए प्रीमियम कितना चाहिए? लगभग 18 लाख, क्योंकि कमीशन करीब 33% माना था। ठीक है, 18 लाख प्रीमियम। और ये 18 लाख रुपए 40 बिक्री से लाने हैं। हाँ, तो हर बिक्री से औसतन कितना प्रीमियम आया? 18 लाख बटा 40, ये हुआ 45,000। हाँ, करीब 45,000 या थोड़ा ज्यादा। मान लीजिए 48,000 रुपए का औसत प्रीमियम चाहिए हर बिक्री से। इस औसत प्रीमियम के आंकड़े से क्या पता चलता है? इससे ये तय करने में बहुत मदद मिलती है कि आपको किस तरह के बाजार पर, मतलब किस तरह के ग्राहकों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कैसे? देखिए, समाज में अलग अलग कमाई वाले वर्ग हैं।
कम आमदनी वाले, निम्न मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, अमीर, है ना? हाँ है। उनकी महीने की आमदनी, उनके खर्चे और खर्चों के बाद उनके पास कितनी रकम बचती है जिसे वो कहीं और लगा सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम। हाँ, डिस्पोजेबल इनकम। उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बीमा में कितना पैसा लगा सकते हैं। तो हमारे 48,000 रुपए सालाना प्रीमियम वाले उदाहरण के लिए, यानी करीब 4,000 रुपए महीना। हाँ, उसके लिए आपको शायद मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास के लोगों पर ध्यान देना होगा, जिनकी महीने की बचत कह लीजिए 10,000 से 50,000 रुपए के बीच होती है और जो बीमा के लिए महीने का 2,000 से 10,000 रुपए तक बचा सकते हैं। अच्छा, तो ये जानकारी सही लोगों तक पहुंचने में मदद करती है। बिल्कुल, डेटा आपको सही दिशा दिखाता है। तो अगर साल में 40 बिक्री करनी है तो 400 लोगों की लिस्ट चाहिए। क्या ये 400 नाम एकदम शुरुआत में ही चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप शुरुआत कम से कम 100 नामों से भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जरूरी यह है कि आप लगातार नए नाम जोड़ते रहें। कोशिश करेंगे हर हफ्ते की शुरुआत में आपकी एक्टिव लिस्ट में कम से कम 100 नाम रहें, रोज नए नाम जोड़कर। मतलब लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, निरंतरता, लगातार कोशिश करते रहना, यही कुंजी है। ये तो हुई पूरी प्लानिंग की बात, बहुत दिलचस्प। अब असली सवाल पर आते हैं, ये लोग मिलेंगे कहाँ से? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। कहाँ देखें इन संभावित ग्राहकों को? इसके कई स्रोत हैं और सबसे आसान शुरुआत होती है उन लोगों से जो आपको पहले से अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, मतलब अपने जान पहचान वाले, रिश्तेदार, दोस्त। हाँ बिल्कुल, इन्हें हम मौजूदा संपर्क या एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स कह सकते हैं। इसमें आप चाहें तो 4 तरह की लिस्ट बना सकते हैं, सोचने में आसानी होगी। कौन कौन सी? पहली, रिश्तेदारों की लिस्ट, आपके और आपके जीवन साथी के, मतलब मायके और ससुराल, दोनों तरफ के सभी रिश्तेदार, कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी? इसके साथ ही बच्चों के दोस्तों के माता पिता, जितने याद आए। और तीसरी लिस्ट, व्यावसायिक संपर्क, वो सब लोग जिनसे आपका कभी कोई कामकाज का रिश्ता रहा है या है, जैसे दुकानदार जिनसे आप सामान लेते हैं, आपके वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर। अच्छा, और चौथी लिस्ट है सामाजिक और आकस्मिक संपर्क, मतलब वो लोग जिनसे आप सामाजिक तौर पर मिलते हैं या कभी यूं ही मिल गए, जैसे क्लब के सदस्य, किसी संस्था के लोग, सफर में मिले सहयात्री, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो ये 4 लिस्ट हो गई। लिस्ट बनाते समय कोई खास बात ध्यान रखनी है? हाँ, सबसे जरूरी बात, लिस्ट बनाते समय किसी का नाम छोड़ना नहीं है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अरे ये तो नहीं खरीदेंगे या ये तो बहुत दूर रहते हैं। मतलब कोई प्री जजमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जितने नाम याद आए लिखते जाइए। कौन खरीदेगा कौन नहीं वो बाद की बात है। पहला काम है नामों को कागज पर लाना। ठीक है, ये तो हुआ पहला स्रोत, जान पहचान वाले। इसके अलावा और कहाँ से मिल सकते हैं ग्राहक? दूसरा, और मैं कहूंगा कि शायद सबसे असरदार तरीका है रेफरल्स। मतलब किसी के जरिए? हाँ, आपके जो मौजूदा ग्राहक हैं या जो आपकी जान पहचान वाले हैं उनसे नए लोगों के नाम पूछना। इसे एंडलेस चेन मेथड भी कहते हैं, मतलब कभी न खत्म होने वाली कड़ी। ये सबसे मजबूत क्यों माना जाता है? क्योंकि जब कोई जानने वाला आपका नाम सुझाता है तो अगले व्यक्ति का भरोसा थोड़ा ज्यादा होता है, बात शुरू करना आसान हो जाता है। पर कई बार लोग रेफरल देने में हिचकिचाते हैं, है ना? नाम नहीं बताते आसानी से। हाँ, ये होता है। कई बार उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं होता या उन्हें समझ नहीं आता कि किसका नाम दे। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपका काम है उनकी मदद करना। आप कुछ खास सवाल पूछकर उनकी याददाश्त को खुरेद सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं कि आप किसी ऐसे को जानते हैं जो हाल ही में आपके पड़ोस में रहने आया हो, या जिनके घर हाल ही में बच्चा हुआ हो, या हाल ही में जिनकी शादी हुई हो। अच्छा। या जिन्होंने नया घर खरीदा हो, नई नौकरी शुरू की हो, हाल ही में प्रमोशन हुआ हो। इस तरह के सवाल। हाँ, ये तो अच्छे सवाल हैं, इनसे शायद उन्हें कोई ना कोई याद आ जाए। बिल्कुल। और भी सवाल हो सकते हैं, जैसे आपकी नजर में सबसे होनहार उभरता हुआ नौजवान कौन है, या आपके प्रोफेशन में अगले 5-10 साल में कौन लीडर बन सकता है। एक और तरीका है, आप खुद कुछ नामों की लिस्ट ले जाएं, मान लीजिए उनके पड़ोसियों की, और उनसे पूछें कि वो इनमें से किसे जानते हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं। इससे उन पर नाम सोचने का दबाव कम हो जाता है। वाह, ये रेफरल वाला तरीका तो वाकई काफी काम का लग रहा है और बहुत असरदार है। ठीक है, तो पहला स्रोत मौजूदा संपर्क, दूसरा रेफरर, इसके अलावा और क्या है? तीसरा तरीका है प्रभाव केंद्र बनाना, यानी सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये क्या होता है? ये ऐसे लोग होते हैं जो समाज में प्रभावशाली हैं, जिनकी लोग सुनते हैं, जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं
और जो दूसरों से आपको मिलवाने या आपका नाम सुझाने में आपकी मदद करने को तैयार होते हैं। अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपका नाम किसी और को सुझाता है, तो वो अजनबी भी आपसे मिलने के लिए आसानी से तैयार हो सकता है, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी साख जुड़ी होती है। इन्हें कैसे ढूंढा जाए या बनाया जाए? देखिए, इन्हें बनाने का मूल मंत्र है हमेशा दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचें। आप उनके हितों के लिए, उनके फायदे के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। जब आप निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करेंगे, तो वो भी आपकी मदद करने को तैयार होंगे। ये एक तरह से विन विन सिचुएशन बनाने जैसा है। लेकिन ये प्रभावशाली लोग मिलेंगे कहाँ? और इसमें तो शायद समय भी लगता होगा। हाँ, इसमें समय लगता है, ये सच है। ये रातों रात नहीं होता। तरीका ये हो सकता है कि आप अपने ग्राहकों की लिस्ट को ध्यान से देखें, पहचानें कि उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति बन सकता है। अच्छा। उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उनकी उम्र, काम धंधा, सामाजिक दायरे, शौक क्या हैं। फिर एक लिस्ट बनाएं कि वो किन और प्रभावशाली लोगों को जानते होंगे, जैसे वकील, डॉक्टर, बड़े व्यापारी। फिर अपने उस सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस के पास जाएं और उनसे पूछें कि क्या वो लिस्ट देखकर बता सकते हैं कि वो इनमें से किसे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। वो आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिलवाने में मदद कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, उनसे अपना काम ना करवाएं। मतलब उन्हें ये ना कहें कि आप मेरे लिए बिक्री करें। सिर्फ नामों को पहचानने, जानकारी देने और शायद परिचय करवाने के लिए कहें। समझ गए। ये थोड़ा लंबा रास्ता है, पर फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, 3 तरीके हो गए। और अगर ये तरीके मान लीजिए शुरुआत में मुश्किल लगें या एकदम से काम न करें, तो चौथा तरीका है कोल्ड कॉलिंग या कैनवसिंग, मतलब सीधे अनजान लोगों से संपर्क करना, दरवाजा खटखटाना। हाँ, एक तरह से वही। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसमें समय भी लगता है, और ये रेफरल जितना असरदार शायद ही कभी होता हो। तो फिर इसे क्यों करें? लेकिन कई बार सीधे अनजान लोगों से मिलने से भी कुछ नए और अच्छे मौके बन जाते हैं, खासकर अगर आप किसी नए बाजार में घुसना चाहते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए आप व्यापारियों या बिजनेस ओनर्स को बीमा बेचना चाहते हैं, तो आप अपनी दूसरी मुलाकातों के बीच किसी दिन किसी औद्योगिक इलाके या कॉर्पोरेट बिल्डिंग में जा सकते हैं। अच्छा। वहां डायरेक्टरी देखें, ऑफिसों का पता लगाएं और सीधे किसी बिजनेस ओनर से मिलने की कोशिश करें। वहां जाकर क्या करना होगा? आप अपना परिचय दें, अपना बिजनेस कार्ड दें और शायद बाद में किसी समय मिलने का अपॉइंटमेंट मांगे। या हो सकता है कि बात वहीं शुरू हो जाए और वो एक प्रोस्पेक्टिंग विजिट बन जाए। मतलब तैयारी के साथ जाना होगा। बिल्कुल, आपको बातचीत शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जरूरी जानकारी, फॉर्म्स वगैरह साथ रखने चाहिए, और बाद में फोन या ईमेल से फॉलोअप जरूर करें। कोल्ड कॉलिंग में सर्वे फॉर्म का भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, अनजान प्रोस्पेक्ट से बात शुरू करने के लिए सर्वे फॉर्म भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, ये 4 मुख्य तरीके हो गए। क्या कोई और भी स्रोत है? हाँ, एक और है, 5वां स्रोत। वो है अनाथ पॉलिसी धारक, यानी ऑर्फन पॉलिसी होल्डर्स। अनाथ पॉलिसी धारक, ये क्या मतलब हुआ? देखिए, बीमा एजेंटों में खासकर शुरुआती सालों में काम छोड़ने की दर काफी ज्यादा होती है। हाँ, ये तो सुना है। इस वजह से बहुत सारे पॉलिसी धारक ऐसे रह जाते हैं जिनके एजेंट अब उनके साथ नहीं होते, उन्हें सर्विस देने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, तो उन पॉलिसियों का क्या होता है? आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर से ऐसे अनाथ पॉलिसी धारकों का डेटा ले सकते हैं। तो फिर आप उनसे संपर्क करें, उनकी पॉलिसी से जुड़ी जो भी सेवाएं बाकी हैं, जैसे प्रीमियम जमा करना, कोई बदलाव करना, उसमें उनकी मदद करें। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको भरोसेमंद अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं, और जब आप उनकी मदद करेंगे तो वो आपको नए रेफरल्स भी दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा स्रोत है। वाह, तो ग्राहक ढूंढने के इतने सारे तरीके हैं। मौजूदा संपर्क, रेफरल, प्रभाव केंद्र, कोल्ड कॉलिंग और अनाथ पॉलिसी धारक। कमाल है। हाँ, तरीके कई हैं, बस मेहनत और लगन चाहिए। अब मान लीजिए इन तरीकों से हमारे पास नामों की एक अच्छी खासी लिस्ट आ गई। इसके बाद क्या करना है? क्या सीधे सबको फोन करना शुरू कर दें? नहीं, सीधे फोन करने से पहले 2 जरूरी कदम और हैं। अच्छा, कौन से? पहला है उन नामों को योग्य बनाना, मतलब क्वालिफाई करना, और दूसरा है उन्हें प्राथमिकता देना, मतलब प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, पहले योग्य बनाने की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? योग्य बनाने का मतलब है ये जांचना कि जिस व्यक्ति का नाम लिस्ट में है, क्या वो वाकई आपका ग्राहक बन सकता है। कैसे जांचेंगे? इसके 2 मुख्य पैमाने हैं। पहला, खरीदने की क्षमता। क्या वो व्यक्ति प्रीमियम का भुगतान कर सकता है? उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है? अगर नहीं है तो? अगर नहीं है तो उस पर समय लगाना शायद फिलहाल सही ना हो। हमें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो प्रीमियम दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पैमाना?
दूसरा है बीमा योग्यता। क्या उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ऐसा है कि बीमा कंपनियों से बीमा देने को तैयार होगी? अच्छा, मतलब मेडिकली फिट होना। हाँ, अगर कोई स्वास्थ्य कारणों से बीमा लेने के योग्य ही नहीं है तो वो आपका जीवन बीमा प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या ऐसे व्यक्ति का नाम लिस्ट से हटा देना चाहिए? नहीं, मेरा सुझाव है कि नाम ना हटाएं। क्यों? हो सकता है वो जीवन बीमा ना ले सकें, पर शायद वो एन्युइटी यानी पेंशन प्लान के लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट हों, या फिर वो आपके लिए एक अच्छे प्रभाव केंद्र बन सकते हैं जो आपको दूसरों से मिलवा सकें। तो नाम लिस्ट में रखने का फायदा हो सकता है। सही बात है। तो जिन लोगों में खरीदने की क्षमता भी है और बीमा योग्यता भी, वो योग्य प्रोस्पेक्ट हुए। बिल्कुल, आप चाहें तो स्कोर भी दे सकते हैं। क्षमता है हाँ 1, नहीं 0। योग्यता है हाँ 1, नहीं 0। जिसे 2 अंक मिले वो योग्य है। ठीक है, तो हमने योग्य लोगों की लिस्ट अलग कर ली। अब प्राथमिकता कैसे लें? मतलब इस लिस्ट में से किससे पहले मिले? प्राथमिकता देने का सबसे अच्छा आधार है ये देखना कि किसके जीवन में हाल ही में कोई बड़ा बदलाव आया है। बदलाव? किस तरह का बदलाव? देखिए, कुछ खास तरह की परिस्थितियां होती हैं जब लोगों को बीमा की जरूरत ज्यादा महसूस होती है या वो उसके बारे में सोचने लगते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ना, बच्चे का जन्म होना, सगाई या शादी होना, नया घर खरीदना, कोई बड़ा लोन लेना। हाँ, इन सब में सुरक्षा की चिंता बढ़ जाती है। बिल्कुल। या फिर व्यावसायिक जिम्मेदारियां बढ़ना, कोई नया बिजनेस शुरू करना या खरीदना, बिजनेस में कोई नया पार्टनर या जरूरी व्यक्ति जोड़ना। तीसरा, व्यक्तिगत आमदनी बढ़ना, नई नौकरी लगना, प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, कहीं से अचानक पैसा मिलना, जैसे कोई केस जीतना या विरासत मिलना। मतलब पैसा आने पर भी लोग बीमा सोचते हैं? हाँ, उस पैसे को सुरक्षित रखने या भविष्य के लिए योजना बनाने के बारे में सोचते हैं। चौथा, व्यावसायिक आमदनी बढ़ना, बिजनेस का अच्छा चलना, फैलना, किसी खास इंडस्ट्री में तेजी आना। ठीक है, और कोई? हाँ, एक और बहुत अहम है, जीवन बीमा के प्रति सोच बदलना। ये अक्सर तब होता है जब किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त की मृत्यु हो जाती है, या खुद के साथ या किसी जानने वाले के साथ कोई गंभीर बीमारी या दुर्घटना होती है। हाँ, तब जीवन की अनिश्चितता का एहसास होता है। बिल्कुल। तो जिन योग्य प्रोस्पेक्ट्स के जीवन में इस तरह का कोई बदलाव हाल ही में आया हो, उनसे पहले संपर्क करना चाहिए। उनके बीमा लेने की संभावना ज्यादा होती है। तो मतलब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, इस पर भी नजर रखनी है। हाँ, यही तो है सही प्रोस्पेक्टिंग। बिक्री में सही समय पर पहुंचना, राइट टाइमिंग बहुत मायने रखती है। ये बदलती परिस्थितियां आपको सही समय पर सही व्यक्ति तक ले जा सकती हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात पता चली। तो हमने ग्राहक ढूंढे, उन्हें योग्य बनाया और फिर उनमें से प्राथमिकता भी तय कर ली कि किससे पहले मिलना है। अब इस लिस्ट को इस्तेमाल कैसे करें? कोई खास तरीका? हाँ, एक सुझाव ये दिया जाता है कि आप अपनी इस योग्य और प्राथमिकता वाली लिस्ट को इलाके, लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग बांट लें। इलाके के हिसाब से मतलब एरिया वाइज? क्यों? इससे मिलने का समय तय करने में, मतलब अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में बहुत आसानी और कुशलता आती है। कैसे? हाँ, आप योजना बना सकते हैं कि आज मुझे इस इलाके के लोगों से मिलना है, कल उस इलाके के। इससे आपका आने जाने का समय बचता है, भागदौड़ कम होती है। हाँ, ये तो है। एक ही तरफ गए तो वहाँ के 2-3 काम निपटाने। बिल्कुल। और इसका एक और बड़ा फायदा है। वो क्या? मान लीजिए आपने किसी से मिलने का समय तय किया था और आखिरी मौके पर वो मीटिंग कैंसिल हो गई या आगे बढ़ गई। हाँ, ऐसा तो होता है अक्सर। अगर आपके पास उसी इलाके के दूसरे प्रोस्पेक्ट्स या पॉलिसी धारकों की लिस्ट तैयार है, तो आप तुरंत किसी और से मिलने की कोशिश कर सकते हैं। आपका वो समय बर्बाद नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, आप चाहें तो एक ट्रैकिंग शीट भी बना सकते हैं। ट्रैकिंग शीट? उसमें क्या क्या होगा? उसमें कॉलम हो सकते हैं, जैसे क्रम संख्या, प्रोस्पेक्ट का नाम, वो किस स्रोत से मिला, जैसे रेफरल, कोल्ड कॉल, उसका मोबाइल नंबर, उसके जीवन में कौन सा बदलाव आया है जिससे प्राथमिकता मिली, पहली बार कब बात हुई, फैक्ट फाइंडिंग, अगली मीटिंग कब है, और आखिर में नतीजा, बिक्री हुई या टल गई या मना कर दिया, वगैरह। इससे पूरा रिकॉर्ड रहेगा और फॉलो अप करना आसान होगा। बिल्कुल, व्यवस्था और योजना इस काम में बहुत जरूरी है। तो आज हमने जो पूरी बात की, उससे ये समझ आया कि ग्राहक ढूंढना या प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ कुछ नाम इकट्ठा कर लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली, सोची समझी, योजनाबद्ध गतिविधि है। इसमें सही जरिया इस्तेमाल करके लोगों को ढूंढना, हाँ,
फिर उनकी खरीदने की क्षमता और बीमा योग्यता को जांचना, सही, और फिर उनकी जिंदगी में आए बदलावों के आधार पर उनसे मिलने की प्राथमिकता तय करना, ये सब शामिल है। बिल्कुल सही। ये तरीका, यही इस काम में सफलता की कुंजी है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है, यही इसका सार है। बहुत अच्छी जानकारी मिली आज। शुक्रिया। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात। हाँ जरूर। हमने ग्राहक ढूंढने के कई तरीके देखे, जान पहचान, रेफरल, प्रभावशाली लोग, अनजान संपर्क, अनाथ पॉलिसी। इनके अलावा ऐसा कौन सा आपका अपना खास नेटवर्क या समुदाय हो सकता है? कोई क्लब, कोई ग्रुप, कोई ऑनलाइन कम्युनिटी, जिसका इस्तेमाल आप नए कनेक्शंस बनाने के लिए कर सकते हैं। सिर्फ बिक्री के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी लक्ष्य के लिए जहां लोगों से जुड़ना जरूरी हो। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है ना? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हर किसी का अपना एक अनूठा नेटवर्क होता है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये एक अच्छा सवाल है।